ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोदी कॉमर्स अकेडमी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। पूरा एक ही वीडियो के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। सर वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि सर कंज्यूमर होता कौन है ना। देखो मार्केट में जितने भी लोग हैं ना कंज्यूमर, वो कंज्यूमर आप उसको कंज्यूमर कब बोल सकते हो? देखो सर एक लाइन लिखा है, अ कंज्यूमर इज द एंड यूजर ऑफ अ प्रोडक्ट। ये एंड यूजर होता है, कोई भी प्रोडक्ट का एंड यूजर जो भी है वही चीज क्या है, वही पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। दे परचेज गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। अपनी इच्छाओं को, जैसे मैं दूध खरीद के लेकर आया और मैं अपनी इच्छाओं को पूरा किया, मोबाइल फोन खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, मैं अपने वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी प्रोडक्ट मैं परचेज कर रहा हूं, तो मैं कौन बन जा रहा हूं? कस्टमर बन जा रहा हूं। सर आगे बढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी? देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जानने से पहले आप यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, है ना। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मार्केट में देखने को मिला, इसलिए गवर्नमेंट को क्या लाना पड़ा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत कब पड़ती है? जब उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, तो उसके मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कंज्यूमर को लो क्वालिटी गुड्स बेचना, या फिर उसको एडल्ट मतलब एडल्टरेशन टाइप में गुड्स में मिलावट वाले गुड्स बेचना, है ना, गलत तरीके का मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करके। तो यहां पे जरूरत पड़ गई सर हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। ओके क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो देखो द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का काम फ्रॉम अनफेयर बिजनेस, जो बिजनेसमैन गलत तरीके से बिजनेस करके कस्टमर को परेशान करता है ना। प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, कस्टमर के कुछ राइट्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। कस्टमर को 6 राइट्स दिए गए हैं सर, है ना। तो कस्टमर के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम, और उनका रिड्रेसल सिस्टम के लिए, है ना, प्रोवाइड रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है जब भी कस्टमर को कोई तकलीफ होता है तो उसका सॉल्यूशन देने का काम। इसी को हमने क्या नाम दिया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। बढ़ेंगे आगे सर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना। तो ये जो क्वेश्चन इस साइड में आपको जो दिख रहा होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं 5 मार्क में क्वेश्चंस बनने के। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, ये 2 अलग अलग व्यू पॉइंट पे है ना। ये बिजनेस व्यू पॉइंट के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, एंड ये है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस है। चलिए बात कर लेते हैं बिजनेस प्रोटेक्शन का। ये जो मैंने बताया आपको 3 मार्क का क्वेश्चन बनने का चांस होता है। कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि स्टेट ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर, या तो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। जो भी हो, हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन तो बाद की बात है, पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आते हैं, बढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से। तो पहला पॉइंट जो लिखा है यहां पे, लिखा हुआ है यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। अब एक बात को समझो, कोई भी बिजनेस अगर वर्क कर रहा है तो वो कहां का रिसोर्स यूज करता है? जाहिर सी बात है वो सोसाइटी का रिसोर्स का यूज करता है ना, पब्लिक रिसोर्सेज का यूज करता है, उसके वेल्थ का, सोसाइटी के चीजों का यूज करके वो अपना बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस से प्रॉफिट बनाता है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, है ना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, ये इसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है बिजनेस का। पहला पॉइंट। ओके सर आगे बढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या लिखेंगे? अब समझो ध्यान से एक चीज, सोसाइटी के कई लोग बिजनेस से जुड़े होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस है। स्टेक होल्डर को शेयर होल्डर मत समझ लेना। स्टेक होल्डर्स का मतलब जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो सबको मैं स्टेक होल्डर्स कंसिडर करता हूं। अभी देखो बिजनेस से जुड़े हुए सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे एम्प्लॉइज हो गए, है ना, इन्वेस्टर्स हो गए, ऑनर हो गया, और फिर उसके बाद कस्टमर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक्स हो गया। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, है ना। बिना ये स्टेक होल्डर के बिजनेस रन नहीं कर सकता। तो यहां पे बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मेरे को सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है वो होता है हमारा कस्टमर,
है ना। बिना कस्टमर के बिजनेस का कोई भी वजूद नहीं है। बढ़ेंगे आगे, थर्ड पॉइंट, पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सर हिंदी में जरूरत पड़े तो हिंदी में नोट्स लिखते चलो, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने में काम आएगा। पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का पार्ट होता है। क्या आप किसी भी बिजनेस को देखे हो जो आसमान पे रह के बिजनेस कर रहा है? नहीं, आपके आसपास सोसाइटी में ही रहने वाला पर्सन बिजनेस करता है। मतलब अगर मैं बात करूं, एवरी बिजनेस स्टार्ट इन द सोसाइटी, ग्रोज इन द सोसाइटी एंड एंड्स इन द सोसाइटी। भाई सोसाइटी के अंदर ही चालू होता है, सोसाइटी के ही रिसोर्सेस यूज करता है, सोसाइटी में ही ग्रो करता है, सोसाइटी में ही बंद हो जाता है। बताओ बिजनेस कहां का पार्ट है भाई? सोसाइटी का पार्ट है कि नहीं, है ना। और सोसाइटी का पार्ट है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी के थ्रू जो उसके पास कस्टमर आ रहे हैं वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहे, है ना। कस्टमर को सही प्राइस पे प्रोडक्ट बेचा जाए, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कस्टमर इज एन असेट फॉर द बिजनेस। कस्टमर एक असेट होता है, तो ये चीज का ध्यान रहे कि कस्टमर नाराज ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस। बहुत मस्त है सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस। यहां पे तो लिख के ही दे दिया, किसी बिजनेस को बोल दिया कि भाई तेरे को अगर सक्सेस करना है ना तो तेरे को कस्टमर को सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन बोला गया है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, है ना। वो किसी बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है, बिजनेस उन पे डिपेंडेंट है। क्योंकि तुम्हारे को अगर कंपटीशन में टिकना है, कंपटीशन में लड़ना है, तो तुम्हें तुम्हारे कस्टमर को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करके चलना पड़ेगा। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपके पास बार बार परचेस करने आएगा, है ना। रीपर्चेस करते हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर क्या करते हैं? बिजनेस से रीपर्चेस करते हैं। भाई तुम कस्टमर के बारे में सोचोगे, कस्टमर तुम्हारे बारे में सोचेगा। ठीक है, देखो यहां पे बोला कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस। बिल्कुल है सर, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैं करूंगा, कस्टमर मेरे से सेटिस्फाई रहेगा। वो सिर्फ मेरे प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, बल्कि दूसरे को भी बोलेगा कि भाई तू भी जा उसके प्रोडक्ट को परचेस कर। ओके, बढ़ेंगे लास्ट पॉइंट की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर ये 2 मार्क में क्वेश्चन भी बनता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, जिसमें गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट जो है ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, कि भाई बिजनेस समझो ये बात को, तुमको जो भी चीजें मिल रही है कहां से मिल रहा है? सोसाइटी के थ्रू मिल रहा है ना। तुम अगर मार्केट में काम करो, तुमको जो भी चीज मिल रही है सोसाइटी से मिल रही है, तो तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ कि तुम ये पैसे को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए लगाओ। ठीक है, तो यही पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना। एक और पॉइंट था अगर देखा जाए, कुछ इंप्रेशन ऑन द सोसाइटी करके है एक पॉइंट, शायद मैं लिखना भूल गया। इंप्रेशन ऑन द सोसाइटी मतलब इसमें ये चीज का ध्यान रखा जाए। एक पॉइंट और है ना, इंप्रेशन ऑन द सोसाइटी। देखो बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी के चेंज होने में। जैसे देखो बिजनेस जो ड्रेसेस बनाते हैं, बिजनेस जो चीजें बनाती है, अगर बिजनेस 4 कैमरे वाला फोन नहीं बनाता तो हमको नहीं पता होता कि 4 कैमरे का फोन लेके भी चलना है ना। बिजनेस अगर ये चीज नहीं बनाता तो हमको नहीं पता चलता कि ये चीज मुझे पहनना भी है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस के सोसाइटी के टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ये सारी चीजों में, है ना। तो ये हो गया हमारा बिजनेस का इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस के हिसाब से। अब डिस्कस कर लेते हैं कंज्यूमर के लिए क्या ये चीज का इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज देखो, एक्सटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। मार्केट में तुम देखोगे सेलर क्या करता है, उसको तो प्रॉफिट बनाना है। अब प्रॉफिट बनाना है तो सेलर तो कभी कभी क्या करता है ना, मिलावट करके भी चीजें बेच देता है, लो क्वालिटी की चीजें बेच देता है, एक्सपायरी डेट वाली चीजों पे डेट चेंज करके बेच देता है। ऐसे केस में भाई कंज्यूमर का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो एक्सटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर एक रीजन है जिसके कारण कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इग्नोरेंस ऑफ
कंज्यूमर्स। देखो इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स कैसे, देखो कई सारे ऐसे कस्टमर्स मार्केट में दिख जाएंगे जिनको लॉज के बारे में पता नहीं है, कानून क्या है, कैसे काम करता है उसको नहीं पता। अगर पता भी चल जाता है तो वो हेजिटेट करता है। भाई हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाहट होना, उसमें हिचकिचाहट बहुत ज्यादा होता है ना। वो उसको मान लो किसी प्रोडक्ट से कुछ नुकसान हुआ, वो कोशिश ही नहीं करेगा कि जाके मैं इस चीज़ के ऊपर लॉ का सहारा लूँ, लॉ का सपोर्ट लूँ, उस बिजनेस के बारे में मैं कंप्लेन करूँ, नहीं, वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता है ना। तो ये इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स के कारण भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, है ना। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग कंज्यूमर्स। देखो कंज्यूमर्स में यूनिटी नहीं है। अगर एक कंज्यूमर को दिक्कत हुआ, सपोज करो किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट से तकलीफ हुआ, अब वो कस्टमर चाहता है कि भाई हम इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, लेकिन कस्टमर्स में यूनिटी नहीं है ना। बचपन से हम समझ रहे थे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एक इंडिविजुअल के कस्टमर की बात करेंगे तो बहुत वीक अपने आप को फील करेगा, लेकिन अगर पूरा कस्टमर का यूनियन अगर उसको सपोर्ट करे तो उसको एक अंदर से पावर आएगा, है ना, जोश आएगा, एंथुसियाज्म आएगा कि भाई हम कंप्लेन करेंगे, बिजनेस के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस कारण से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक इंपॉर्टेंस बन जाता है ना, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। ये सारे रीजन है, उस कारण से कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, चलो इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस कभी कभी आपको वन सेंटेंस में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको एमसीक्यूज में बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एक्सप्लेन करने बोल दिया जाए 2 मार्क्स में, ध्यान रखना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। इसका जो मेन मोटिव था ये चालू करने के पीछे, वो था टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और 3 लेयर रिट्रेसल सिस्टम बनाया गया था, जो कि था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना, और स्टेट लेवल पे, एंड तीसरा नेशनल लेवल पे, है ना। तो इसके थ्रू तैयार किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही ये सारी चीजें काम की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंज्यूमर्स को टोटल 6 राइट्स दिए। ठीक है, 6 राइट्स मिला है हमको। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से हमको राइट्स मिलता है, उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी हमको कुछ राइट्स दिया है, कंज्यूमर को राइट्स दिया है। पहला राइट क्या बोला कि भाई हर कंज्यूमर का ये हक है कि उसको सेफ्टी मिले चीजों से। जैसे सेफ्टी किन किन चीजों से, हार्मफुल प्रोडक्ट से, हजार्डस प्रोडक्ट, डेंजरस जो उनके हेल्थ के लिए खतरनाक है उनके लिए खतरनाक है, लो क्वालिटी गुड्स, है ना, ये सारी चीजों से उनको सेफ्टी मिले, इस चीज का ध्यान रहे, इसलिए उनको दिया गया राइट टू सेफ्टी। दूसरा राइट क्या दिया गया, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे ही कंज्यूमर अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने का डिसीजन लेता है ना, तो उसको उसके रिगार्डिंग क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हो, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, क्या क्वालिटी है, उसका स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू क्या है, उसका प्राइस क्या है ना, वो सब कुछ उसको इंफॉर्मेशन मिलने का हक है। आप कोई भी चीज बिना बताए नहीं बेच सकते, कस्टमर का हक है कि वो सारा इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकता है। तीसरा पॉइंट है राइट टू चॉइस, है ना। हर कस्टमर के पास राइट टू चॉइस है, कोई कंपनी जबरदस्ती उसको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, उसको हक है सारे इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो जो भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है उसमें से पर्सनल चॉइस बनाना, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। देखो फ्रीडम टू टेक परचेस डिसीजन, जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी में वो चला गया परचेस करने या कोई शॉप में वो विजिट किया तो वहां का दुकानदार जबरदस्ती बोल रहा है कि नहीं भाई ये तुझे मेरे ही दुकान से खरीदना पड़ेगा। नो, ही हैज राइट टू चॉइस, है ना, उसके पास चॉइस करने का अपना एक हक है। आगे बढ़ेंगे, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। सपोज करो अगर वो कोई प्रोडक्ट परचेस किया, है ना, अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उसके लिए हेल्थ के लिए नुकसान हुआ या फिर कुछ उसमें कमी दिखी, तो उसके पास ये भी ऑप्शन है कि राइट टू गेट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कंप्लेन करने का भी उसको हक है ना। देखो बिजनेस यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट्स रिड्रेसल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करती है ना। इसका दूसरा नाम लोक अदालत भी बोलते हैं सर। ये जो बिजनेस यूनिट ये करती है ना, उसको हम लोक अदालत नाम से भी जानते हैं। इसके रिगार्डिंग आगे टॉपिक आने वाला है, लोक अदालत के रिगार्डिंग। मतलब
मतलब एक चीज समझे कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है वो प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट वो खरीदा है, तो उसके पास हक है कि वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेन लेकर जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू गेट रिड्रेसल। अब कंप्लेन तो कर दिया, अब उसका यह भी हक है कि अगर उसको कुछ नुकसान हुआ है तो उसको कंपेंसेशन मिले, उसका भुगतान मिले, उसका रिटर्न मिले, या तो उसको अगर प्रोडक्ट खराब लगा तो उसको रिप्लेस करके दिया जाए, या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसा था जिसमें रिपेयरिंग की जरूरत थी तो उसको रिपेयर करके दिया जाए, है ना। तो ये सारी चीजों का भी हक है कस्टमर के पास, मतलब राइट टू गेट रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन, है ना। कस्टमर जो भी कंप्लेन कर रहा है उसका सॉल्यूशन मिलने का भी इसको हक है। लास्ट पॉइंट इज राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। हर कस्टमर का यह हक है कि उसको परचेस करने के रिगार्डिंग, मतलब प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग उसको सारे इंफॉर्मेशन, सारे एजुकेशन पता होने चाहिए। अभी मान लो कोई कस्टमर है, उसको अपने राइट्स ही नहीं पता है ना, तो वो अपने राइट्स का यूज कैसे कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हर कंज्यूमर का ये हक है कि उसको कंज्यूमर एजुकेशन दिया जाए। राइट टू गेट एजुकेशन, ओके, नॉलेज रिगार्डिंग लीगल रेमेडीज। अगर मान लो किसी कस्टमर को तकलीफ होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे कहाँ पे दरवाजा खटखटा सकता हूँ, कहाँ पे मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा, हाउ टू चूज प्रोडक्ट, ये सारे नॉलेज कस्टमर को होना चाहिए, है ना। ओके, ये थे हमारे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं आगे, हम डिस्कस करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। अभी देखो एक चीज को समझो, जब हमको कोई भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ राइट्स दिया तो साथ में हमको कुछ ड्यूटीज भी दिया, है ना। बिना ड्यूटीज के राइट्स का कोई भी मतलब नहीं बनेगा सर, है ना। ये तो वही बात हो गया कि सिर्फ हम बेनिफिट का सोच रहे हैं, हम अपने कर्तव्य, हमारे कुछ ड्यूटीज होते हैं उससे हम बच के भाग रहे हैं। ठीक है, वो दुकान वाला समझे, दुकान वाला परेशान हो, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो अपने राइट्स का फायदा उठाएंगे, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने बोला कि अगर आपको 6 राइट्स दिए गए हैं तो साथ में आपको 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। वो कौन सी चीजों का आपको ध्यान में रखना है, तो पहले बोला गया कॉन्शियस यूज ऑफ राइट। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितने राइट्स अवेलेबल हैं और वो राइट्स आपके लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल है, मतलब आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए आपके राइट्स का। ये सबसे पहला ड्यूटी है आपका कि आपके लिए जो अवेलेबल है वही आपको नहीं पता, तो फिर आप उसका बेनिफिट कैसे उठाओगे, है ना। तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए आपके राइट्स का, जो कि हम 6 राइट्स पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ो, बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। देखो कैसा होता है ना कि हम टेलीविजन पे एक प्रचार देखे, एडवर्टीजमेंट देखे कि भाई इस तरीके से स्प्रे मारा, लड़कियां पागल, हम तो बोले भाई वही वाला स्प्रे हम भी लेंगे, है ना। देखो मिसलीडिंग, इतना तो कॉमन सेंस हमको होना चाहिए था भाई, है ना। बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। देखो यहां और भी एग्जांपल दिया है कि कुछ सेलर्स क्या करते हैं, अब सेलर को अपना सामान बेचना है तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कभी कभी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का यूज कर लेता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई जैसे बोल दिया कि कोल्ड ड्रिंक पीने से तुम्हारी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, कुछ ड्रिंक पीने से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएंगे, है ना, तुम हेल्दी हो जाओगे। तो ये सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से आपको सावधान रहना है, बीवेयर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, केयर ड्यूरिंग परचेज। भाई तुम सामान खरीदने के बाद अगर कुछ नुकसान होता है तो तुम तुरंत पहुंच तो जाते हो, लेकिन ध्यान ये रहे कि जब तुम सामान खरीद रहे हो तब तुम केयर करो, है ना। उस टाइम पे तुम्हारी कुछ ड्यूटी बनती है। किस चीज की ड्यूटी बनती है, सारे वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने इंफॉर्मेशन है वो सारा तुम प्रोड्यूसर से पूछो, सेलर से पूछो, है ना। जैसे एक्सपायरी डेट क्या है उसका, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, कब तक है, तो वो सारी चीजों के बारे में उससे इंफॉर्मेशन लो। क्या इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किया है, तो ये सारा आपका एक ड्यूटी बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिसिट फॉर बिल। सॉलिसिट का मतलब होता है मांगना, ठीक है। सॉलिसिट एक सिंपल वर्ड में बोल सकता है आस्क फॉर बिल। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, है ना, तो प्रोडक्ट परचेस करते टाइम पे आपको यह ध्यान में रखना है कि उस सेलर से आप बिल का डिमांड करो, बिल मांगो। कई बार हम क्या करते हैं ना, सामान सस्ता मिल जाए इसलिए हम सेलर से बिल नहीं मांगते हैं, है ना। तो वो बिल नहीं मांगने के कारण आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है जिसके थ्रू अगर मान लो फ्यूचर में आपको वो प्रोडक्ट से कोई हानि हुआ, कोई नुकसान हुआ, कुछ हार्म हुआ, तो
आप उसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते। रीजन इज कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पूरा नहीं किया और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्युइन कंप्लेंट्स। अभी देखो हमारे पास राइट्स है कि राइट्स टू रिप्रेजेंटेशन था ना, हमारे पास राइट टू कंप्लेन। मैं अपने चीजों को लेके कंप्लेन कर सकता हूं अगर कोई भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ये था हमारे पास हक। तो हम क्या करते हैं ना, उसका मिस यूज करना शुरू कर देते हैं। छोटे मोटे जब माइनर चीजें होती है तो उस टाइम पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जब बड़ा तकलीफ होता है तो हम क्या करते हैं ना, छोटी छोटी तकलीफों के लिए फिर कंपनी से ज्यादा पैसे का डिमांड कर लेते हैं कि भाई हमें तुमसे ज्यादा पैसा चाहिए। माइनर डैमेज हुआ, आप झूठ बोल के और कंपनी भी डर से अपना गुडविल, अपना नाम बचाने के लिए आपको क्या करती है, हाई अमाउंट कंपेंसेट कर देती है, हाई अमाउंट का भुगतान कर देती है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको वही कंप्लेंट दायर करना है जो जेन्युइन हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? एक अच्छा कंज्यूमर होने का फर्ज निभाओ, है ना। जो बाकी कंज्यूमर्स है मार्केट में उनको समझाओ, बताओ कि उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अवेयरनेस मार्केट में फैलाओ, उनको भी एक अच्छा कंज्यूमर बनने पे मजबूर करो, सिखाओ। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या होता है सर? देखो, जब भी हम कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उसके वेस्ट जो होते हैं, जैसे मैं पानी पिया, है ना, एक बॉटल 20 रुपए का एक पानी का बॉटल लिया, पानी पिया एंड पानी का बॉटल रोड पे फेंक दिया, है ना। इससे क्या होने वाला है पता है? एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने वाला है ना। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में भी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमारा एक ड्यूटी है। जब भी आप प्रोडक्ट का यूज करते हो तो प्रोडक्ट का यूज करने के बाद वो वेस्ट को डिस्पोजल करने की भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज। अनएथिकल का मतलब गलत काम, है ना। गलत एक्टिविटी, मान लो बिजनेस के ही गलत एक्टिविटीज में आपका ही इन्वॉल्वमेंट है तो इससे तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता ना, है ना। तो आपको ये नहीं करना है, जैसे बिजनेस ब्लैक मार्केटिंग करता है, होर्डिंग्स करता है, कुछ प्रोडक्ट को खुद के पास बचा के रख लेता है ना, ताकि मार्केट में प्राइस बढ़ जाए स्कैरसिटी के कारण, फिर वो महंगे दामों में बेचता है। तो वो सब चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और अगर आपको पता है तो आपको इसकी जानकारी देनी चाहिए। ये है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, ये जिम्मेदारी हमको समझनी चाहिए। चलिए बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम। हम इतने देर से रिड्रेसल वर्ड को बार बार सुन रहे थे। आखिर ये रिड्रेसल का मतलब होता क्या है? सर, रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन, है ना। गवर्नमेंट ने हमारे चीजों का, हमारे कंप्लेंट को सॉल्यूशन देने के लिए 3 लेवल पे काम किया, जिसमें पहला लेवल है डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, दूसरा स्टेट लेवल कमीशन एंड तीसरा नेशनल लेवल कमीशन। और ये तीनों के क्या इंपॉर्टेंस है, किस लेवल पे वर्क करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले लेते हैं। देखो, जब बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम जो होता है बेसिक और प्राइमरी लेवल फोरम माना जाता है ना। जब छोटे मोटे कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे 20 लाख या उससे कम के कंप्लेंट्स हैं, तो हम उसको कहां लेकर जा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में लेकर जा सकते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम होता है, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये जिम्मेदारी होती है सेटअप करने की स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम सेटअप करें, ठीक है, जिसके अंदर कम से कम 3 मेंबर को ज्वाइन करवाना रहता है। 3 मेंबर उसमें होने चाहिए, जिसमें से एक प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता है। ये 3 में से जो एक पर्सन रहेगा वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा और ये तीनों में से कोई एक वुमेन होना चाहिए, ठीक है। एक वुमेन होना कंपलसरी होता है, भले वो प्रेसिडेंट हो या बचा हुआ 2 आदमी हो, लेकिन एक वुमेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। जब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में मैंने कंप्लेंट डाला, लेकिन कंप्लेंट डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम क्या करती है पता है? उसकी जांच करती है, पूरी तरीके से जांच करेगी। भले वो लेबोरेटरी जांच करे, है ना, लेबोरेटरी में अपने प्रोडक्ट्स को जांच करेंगे, जो भी प्रोडक्ट उनके पास एज अ कंप्लेंट पहुंचा है। अगर उनको जांच करने के बाद भी इन्होंने अपना सॉल्यूशन दे दिया और सॉल्यूशन से अगर कोई भी, दोनों में से, भले वो कस्टमर हो या प्रोड्यूसर हो, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसके पास अगला ऑप्शन है कि 30 दिन के अंदर
वो अपना कंप्लेंट फाइल कर सकता है स्टेट लेवल कमीशन में जाके। पॉइंट समझ में आया आपको? अब आते हैं सर स्टेट लेवल कमीशन क्या है, स्टेट लेवल कमीशन में कितने अमाउंट तक के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। देखो स्टेट लेवल कमीशन में भी एटलीस्ट 3 मेंबर्स, इसका भी सेम कि भाई एक पर्सन जो होगा वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा और एक वुमेन होना कंपलसरी है, ठीक है। एक प्रेसिडेंट रहेगा और तीनों में से कोई एक पर्सन वुमेन होना चाहिए। यहाँ पे कंप्लेंट का क्राइटेरिया क्या दिया गया है, 20 लाख से लेके अगर 1 करोड़ तक का आपको कंप्लेंट है, उसके रिगार्डिंग अगर प्रोडक्ट में कंप्लेंट है तो आप स्टेट लेवल कमीशन पे जा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो स्टेट लेवल कमीशन के जस्टिफिकेशन से खुश नहीं है प्रोड्यूसर या तो सेलर, तो इसके पास ऑप्शन है अगले लेवल पे जा सकता है विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर वो अपना कंप्लेंट कहां लेकर जा सकता है, नेशनल लेवल कमीशन के पास। अब नेशनल लेवल कमीशन क्या है सर, तो देखो नेशनल लेवल कमीशन, ये जो स्टेट लेवल कमीशन था ना, ये भी सेटअप करवाते हैं स्टेट गवर्नमेंट ही, ठीक है। लेकिन जब नेशनल लेवल कमीशन की बात करते हैं तो ये आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसको सेटअप करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इसमें एटलीस्ट 5 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर एक जो होगा वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा और एक वुमेन होना कंपलसरी है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट भी विमेन हो सकता है, वो 5 में से कोई एक विमेन होना चाहिए। यहां पे प्रेसिडेंट को लेके एक क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई इसका जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट रहेगा वो रिटायर्ड जज रहना चाहिए। कहां से, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होगा, उसको एज अ प्रेसिडेंट यहां पे कंसिडर किया जाता है। यहां पे कंप्लेन के लिए मोर देन 1 करोड़ रुपीस का कंप्लेन आप लेकर जा सकते हो। इन केस आप नेशनल लेवल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आप अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया पॉइंट हमारा 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम के रिगार्डिंग। ओके, सो बढ़ेंगे हम आगे। ओके, सो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है अवेलेबल रेमेडीज रिलीफ फॉर कंज्यूमर्स। अभी मान लो जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम था, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, अगर उसको ऐसा लगा, मतलब जो सॉल्यूशन दे रहा था, जो सारा मामला को सुलझा रहा था, भले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम है, स्टेट लेवल कमीशन है, नेशनल कोई भी है ना, जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम इसके लिए काम कर रहा था, सपोज करो अगर ऐसा फील हुआ कि जो प्रोड्यूसर है वो गलत साबित हुआ, है ना, प्रोड्यूसर केस हार जाता है या तो प्रोड्यूसर के डिफेक्टिव प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम को, तब वो क्या क्या रिलीफ और रेमेडीज प्रोवाइड कर सकता है कंज्यूमर्स को। देखो पहला पॉइंट, टू डायरेक्ट, टू रिमूव, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्शन देना, है ना, टू डायरेक्ट, डायरेक्शन देता है प्रोड्यूसर को कि टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोड्यूसर को बोलता है कि भाई जो भी उसमें डिफेक्टिव चीजें हैं उसको रिमूव करके उसको प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करो। या फिर डायरेक्शन दे सकता है टू रिफंड द मनी, पैसा रिफंड करने का डायरेक्शन उसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑर्डर टू एक्सचेंज डिफेक्टिव प्रोडक्ट विथ न्यू प्रोडक्ट, वो जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट तुमने दिया है उसको वापस लेके नया प्रोडक्ट उसके जगह पे दो, है ना। कंपेंसेशन फॉर द लॉस और डैमेज, अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर हार्मफुल या डेंजरस प्रोडक्ट के कारण कस्टमर को नुकसान होता है तो उसके लिए कंपेंसेशन भी देने को बोला जाता है। देखो अगर कोई भी लॉस हुआ है या कोई डैमेज हुआ है कस्टमर को तो उसके लिए भुगतान करो, उसको पैसा पे करो। पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन सेलर्स, अगर ऐसा लगता है कि भाई सेलर ने गलत किया है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम क्या कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है ना, पेनल्टी लगा सकती है, पेनल्टी इंपोज कर सकती है सेलर के ऊपर। ओके, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स कैन बी स्टॉप्ड, है ना, प्रोड्यूसर को बोल देगी कि भाई अब ऐसा प्रोडक्शन नहीं करना है, ये गुड्स प्रोड्यूस तुमको नहीं करना है, या तो जो तुम प्रोड्यूस करके रखे हो वो प्रोडक्ट अब सेल करना बंद करो, है ना। ये सारे डायरेक्शन दे सकती है। और भी डायरेक्शन दे, देखो डायरेक्ट टू रिमूव मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, बोल सकती है कि भाई तुम्हारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के कारण कस्टमर्स को नुकसान हो रहा है, कस्टमर अट्रैक्ट होकर तुम्हारे तरफ आ जा रहे हैं गलत एडवर्टीजमेंट के थ्रू, इसको बंद करो, है ना, बैन कर सकती है। ओके, अगर इन केस डिफेक्टिव प्रोडक्ट पाया जाता है ना, किसी भी कंपनी का डिफेक्टिव प्रोडक्ट पाया जाता है तो जितना भी कंपनी ने टोटल सेल्स किया है, सपोज करो अगर 1 लाख का सेल किया है तो उसका 5%, दैट मीन्स 5,000 रुपीज एज अ डिपॉजिट के तौर पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में मंगवाया जाता है कि उस पे
पैसे से अगर कस्टमर को कुछ नुकसान हुआ है तो तुम उस पैसे में से भरपाई किया जाएगा। टोटल सेल्स का 5%, ठीक है, कस्टमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में मंगाया जाता है। तो ये सारे हैं रिलीफ एंड रेमेडीज फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। कंज्यूमर राइट्स डे के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंज्यूमर राइट डे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को हम कंज्यूमर राइट्स डे मनाते हैं। बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ। क्या क्या कंज्यूमर अवेयरनेस के हमारे पास मेथड्स हैं? देखो 3 है। पहला है लोक अदालत, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड तीसरा है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, है ना। देखो पॉइंट को ध्यान से समझेंगे सर, इसके रिगार्डिंग 2 मार्क में क्वेश्चन किसी एक का बन जाता है, तो तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ के जाना। लोक अदालत कैसे हेल्पफुल होता है? देखो लोक अदालत का मतलब क्या होता है? सपोज करो कोई इंडस्ट्री सामान बना के बेचती है। अब इसको भी देखना रहता है कि भाई कस्टमर डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल फोरम में जाए, उससे अच्छा कस्टमर डायरेक्टली हमारे पास पहुंचे और अपने कंप्लेंट्स को बताए। इससे कंपनी को यह बेनिफिट मिलता है कि भाई जो भी नुकसान हो रहा है, कि जो भी हमसे गलतियां हो रही है, उसको सुधारने का मौका मिलता है कंपनी को। देखो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत फॉर जेन्युइन कंप्लेंट। ये लोग खुद ही एक टीम, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं और उसके थ्रू ये लोग कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम करते हैं, ठीक है। कस्टमर्स को बुलाते हैं कि भाई आपको कोई भी कंप्लेंट है तो आप हमारे पास आओ, हम उसका सॉल्यूशन करके देंगे। देखो कंज्यूमर्स कैन रिप्रेजेंट हिज कंप्लेंट, उसको जो भी कंप्लेंट है वो रिप्रेजेंट कर सकता है वो कंज्यूमर डिपार्टमेंट के पास, जो भी वो कंप्लेंट रिड्रेसल डिपार्टमेंट वाले हैं उनके पास, है ना। उसका क्विक रिड्रेसल का मतलब मैं शुरू से डिस्कस कर रहा हूं, सॉल्यूशन, उसका क्विक सॉल्यूशन दिया जाता है। इससे कैसा होता है, कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड रहता है और कंपनी को भी अपनी गलतियों का पता चलता है। फॉर एग्जांपल बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो बार बार ये लोक अदालत बिठाती है। लोक अदालत का मतलब ये नहीं कि वहां पे जज बैठेगा या कोई बैठ रहा है, यहाँ पे कंपनी के ही लोग रहते हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव होता है कि कस्टमर को अगर कोई भी कंप्लेंट है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो हम उसका सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखो PIL क्या होता है सर? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कुछ ऐसा होता है कि सपोज करो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए मैं दिन भर मजदूरी करता हूं या दिन भर काम करता हूं, तब जाके उनकी जरूरत को पूरा कर पाता हूं, ठीक है। अब पॉइंट ऐसा हुआ कि मेरे साथ कुछ गलती हुआ, या तो मैंने देखा मेरे परिवार के साथ कुछ गलती हुआ, मैं चाहता हूं कि मैं कोर्ट में जाके कंप्लेंट करूं, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा तामझाम मुझसे हो नहीं पाएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले ने बोला, मतलब गवर्नमेंट ने हमको एक बेनिफिट दिया कि भाई अगर तेरा ज़्यादा दिमाग खराब हो, तेरे पास टाइम ना हो, तेरे पास पैसे की कमी हो, तू वकील अगर हायर नहीं कर सकता, एक काम कर, एक सादा पेपर ले, उसके अंदर तेरे को जो भी टेंशन है, जो भी तकलीफ है, सब लिख डाल, है ना, उसमें सब लिख डाल, जो भी तेरे को इशू हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम तू फेस कर रहा है। सोसाइटी का कोई भी पर्सन, अगर मेरे को परेशान मेरा भाई देखेगा ना वो भी कर सकता है, मेरा कोई दोस्त देखेगा ना वो भी फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं ही कंप्लेंट फाइल करूंगा, मैं किसी और के भी रिगार्डिंग फाइल कर सकता हूं कंप्लेंट। मैंने क्या किया, व्हाइट पेपर उठाया, जो भी टेंशन था, जो भी दिक्कत था, सबका बड़ा सुतारा और ले जाके कहां पे मैं सबमिट कर दूंगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब अगर जज के पास ये पहुंचेगा तो जज को अगर ऐसा फील होगा कि भाई हाँ ये जो कंप्लेंट आया है वो जेन्युइन कंप्लेंट है, तो उसको जज केस में कन्वर्ट कर देता है, देन उस पर कार्रवाई की जाती है। देखो एनीवन कैन कंप्लेन फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी का कोई भी पर्सन इसके थ्रू कंप्लेन कर सकता है। प्लेन पेपर उठाना है और सारे कंप्लेंट, सारी चीजें जो भी प्रॉब्लम है वो उस पर लिखना है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको दे देना है, ठीक है। अगर जज को लगेगा जेन्युइन है, मतलब उसको केस में कन्वर्ट करके उसका जजमेंट दे दिया जाएगा। बढ़ेंगे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट क्या है सर? तो देखो कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कम पॉल्यूशन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, कम पॉल्यूशन करते हैं, कम वेस्ट रिलीज करते हैं और उस तरीके से वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। उनके प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होते हैं, वेस्ट ज़्यादा क्रिएट नहीं करते। तो ऐसे टाइप के जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए होता है इको मार्क,
है ना, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर इको मार्क लगा सकते हैं। इससे कैसा होता है कि भाई हमको तो खुशी होगा ही, कस्टमर को भी ये समझ में आएगा कि ये जो प्रोडक्ट है हेल्दी है, प्रोडक्ट में ज़्यादा वेस्टेज नहीं है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसके कारण सेलिंग ऑफ गुड्स इंक्रीज होता है, गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है, कस्टमर भी ऐसे टाइप के गुड्स को प्रेफर करते हैं और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन मिलता है। ये है हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, मतलब एक हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट जो बनाई जाती है उसके लिए इको मार्क होता है, इसके कारण इसके सेलिंग बढ़ते हैं और एनवायरनमेंट भी हमारा प्रोटेक्ट रहता है। चलिए बढ़ेंगे हम लास्ट टॉपिक की तरफ, इसको फटाफट समझ लो सर। ओके, सो बच्चों ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अभी तक अगर तुम वीडियो देख चुके हो, वीडियो को लाइक कर देना सर। मेरे ख्याल से तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं समझाया हूं तो मुझे पता है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ कंज्यूमर्स यूनियन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो एनजीओज वाले होते हैं ये लोग का क्या रोल होता है और कंज्यूमर यूनियन वाले मतलब कंज्यूमर का जो संगठन बना रहता है, तो ये लोग का क्या रोल होता है कंज्यूमर अवेयरनेस में। देखो ये लोग क्या क्या काम करते हैं, अरेंज सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, है ना। कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर को मार्केट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए ये लोग सेमिनार करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, वर्कशॉप्स करते रहते हैं, ताकि कस्टमर्स को जानकारी देते रहें, कस्टमर्स को अवेयर करते रहें, है ना। पीरियोडिकल्स भी छापते हैं सर, पब्लिश करते हैं, नोटिस कस्टमर्स के लिए पास किया जाता है कि कस्टमर्स को बताया जाता है कि भाई क्या प्रोडक्ट खरीदना है, कैसे खरीदना है ना। उसके रिगार्डिंग पूरा ये लोग पीरियोडिकल्स भी पास करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी सर्विसेज एक्सेट्रा, कैसे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को हमको खरीदना है, कैसे चीजों के रिगार्डिंग प्रोडक्ट का क्या हॉलमार्क होगा तब हमको परचेस करना है ना। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट खरीदना है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है उसको इग्नोर करना है। ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। प्रोवाइड लीगल इंफॉर्मेशन, है ना। लॉ के रिगार्डिंग, लॉ में हमारे क्या राइट्स हैं उसके बारे में बताते हैं कि हमारे जो अवेलेबल राइट्स हैं गवर्नमेंट के तरफ से, उसका बेनिफिट हमको बताने का काम ये लोग करते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट सपोर्ट हमको करते हैं, अनएथिकल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। जो बिजनेसमैन अनएथिकल एक्टिविटीज करता है कस्टमर्स के साथ, उसमें कस्टमर खुद को अकेला जब पाता है, मैंने क्या बोला था, इंडिविजुअल वीक है, लेकिन अगर यूनिटी ला दिया जाए तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी में स्ट्रेंथ आ जाता है। तो कंज्यूमर यूनियन वाले तुरंत आते बोलते भाई ऐसा कैसा तुमने किया कस्टमर के साथ, है ना। सब मिल गए तो एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है कस्टमर को। ठीक है, हेल्प्स कंज्यूमर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स। अब मान लो कस्टमर को ऐसा फील भी हो रहा है कि मेरे साथ, चलो मैंने सामान खरीदा, मेरे को नुकसान हुआ, कंपनी पे केस करना चाहता हूं, लेकिन कंपनी तो मुझे दबा देगी। तुरंत एंट्री मारते हैं कंज्यूमर यूनियन वाले, एनजीओज वाले। वो लोग बोलते हैं भाई तू टेंशन मत ले, हम तेरे पीछे हैं, है ना। तू फाइल कर, कंप्लेंट फाइल कर, चल तेरे को नहीं समझ में आता है तो हम लोग साथ में चलते हैं, है ना। कंप्लेंट फाइल करने में हेल्प करते हैं कस्टमर का। सेमिनार्स और वर्कशॉप्स करते रहते हैं बीच बीच में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, ताकि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यूथ हैं, उनको सारे नॉलेज मिले और वो अपने परिवार को, फैमिली को चीजों के बारे में समझा सके। अवेयरनेस रिगार्डिंग फूड अडल्ट्रेशन, फूड अडल्ट्रेशन बहुत देखने को मिलता है मार्केट में, फूड में मिलावट, खाने में मिलावट, है ना। तो उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस, है ना, चीजों को कैसे हमको परचेस करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे चीजों को हमको इग्नोर करना है, वो सारी चीजों के बारे में ये लोग हमको अवेयर करते हैं, कस्टमर को अवेयर करते हैं। आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।